नमस्कार, फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम प्रवेश कुमार है। प्रवेश कुमार गाजियाबाद जिला के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये घटना इनके साथ में घटी थी 2010 में। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रवेश है। कहा जाता है ना कि जहाँ पर पानी बहुत सारा होता है वहाँ पर हर जगह से पानी बहता हुआ उस पानी के समंदर में इकट्ठा हो जाता है। मेरे साथ में दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा था और लग रहा था कि सारे दुख मेरे साथ चिपक से गए हैं, आते जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। एक से मैं पिन छुड़ाने की कोशिश करता लेकिन दूसरा चीज़ तैयार बैठा रहता था। ना जाने क्या हुआ था मेरे साथ में। मैं अच्छा भला एक ऑफिस में नौकरी कर रहा था, जॉब प्राइवेट ही थी और मैं अपने घर पर बाइक से आता जाता रहता था। करीब पौन घंटे या 1 घंटे का हमारे ऑफिस से और हमारा घर का सफ़र था। और एक रात मैं बाइक से स्लिप कर गया, गड्ढे से उछल गया और उसमें मेरी पैर में चोट लग चुका था। अब मैं उसी कारण से मुझे करीब 2 साल घर में बैठना पड़ा था। मेरे पैरों का इलाज चल रहा था और उसमें करीब 2 साल सही होने में लग चुका था। मैं शादीशुदा था और हम 2 भाई थे। मेरे से एक बड़ा भाई थे और उनके भी बाल बच्चे थे। तो अब मेरी तो नौकरी कहा जाए तो छूटी चुकी थी, प्राइवेट नौकरी थी। जब काम करो तभी तो पैसा मिलता है, लेकिन मैं तो घर में बैठा हुआ था, हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था। तो पैसा तो मेरा जो भी जमा पूंजी था सब कुछ खर्च हो गया था। अब मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा था। एक लंबा समय 2 साल कम नहीं होता है। 2 साल तक मैं अपने पैरों का इलाज करवाता रहा और तब जाकर के मैं सही चल पा रहा था। अब समस्या आ गई नौकरी की। तो जिस ऑफिस में मैं जॉब करता था वहाँ पर गया तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई अब जगह खाली नहीं है, जब जगह खाली होगी तो हम आपको सूचित कर देंगे। लेकिन अब इसके अलावा दूसरे ऑफिस में मैं चक्कर लगाने लगा। जहाँ भी पता लगता कि इस ऑफिस में नौकरी मिलने वाली है, ये खाली है, तो वहाँ जाता तो मैं रिजेक्ट हो जाता था। मैं ना जाने कितने ऑफिसों का चक्कर काट चुका था, कितने लोगों की सिफारिश से गया था, लेकिन बात बन नहीं रही थी। हर जगह से मुझे निराशा हाथ लग रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जितना योग्य था उससे योग्य तो मुझे अपना जॉब मिलना चाहिए, लेकिन मुझे देखते ही लोग पता नहीं क्यों मुझे रिजेक्ट कर रहे थे। क्या कमी हो गई थी मुझे में समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपना घर पर बहुत परेशान रहता था, लेकिन मेरी पत्नी मेरा साहस बढ़ाती थी। वो कहती थी कि देखो जी, आज हम पर दुख है, कल हमें सुख भी मिलेगा। आप हिम्मत मत हारो, कोशिश जारी रखो। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, कभी न कभी तो नौकरी जरूर मिलेगी। अब मैं अखबारों में, न्यूज़ में, हर जो सोर्स था उससे नौकरी की तलाश करने लगा और मुझे एक अखबार में देखा तो एक नौकरी मुझे अपने मनमाफिक मिली, जितना मैं योग्य था उसी योग्य। और वो नौकरी हमारे शहर में नहीं थी, वो थी राजस्थान के शहर में। अब उनसे हमारी फ़ोन से बातचीत हुई और उन्होंने इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया था।
कि पहले आप इंटरव्यू दो, अगर आप हमारे लायक हो गए तो हम आपको ज़रूर रखेंगे। और पैसा भी उनका सही था। अब मुझे उस जगह पर जाना था इंटरव्यू देने के लिए। अब हमारी पत्नी आस पड़ोस से पैसे वैसे कहीं से मांग करके ले आई, ताकि बस का भाड़ा, जाने का भाड़ा, खाने पीने का सब मेरे लायक हो सके। अब जो मेरे बड़े भाई थे, अब उनका भी परिवार था और वो भी प्राइवेट जॉब करते थे, तो इतनी सैलरी नहीं मिल पाती थी कि वो हमारी भी अलग से खर्चा चलाएं। वो अपने आप में ही अब परेशान रहते थे। कहा जाए तो हमारे जो परिवार था सब पर वही हालत हो चुकी थी। ना जाने किसकी बुरी नज़र हमारे घर की तरफ लग चुकी थी। हम लोग सारे लोग परेशान थे। अब ये नौकरी मुझे उम्मीद की किरण दे रही थी और दिल गवाही कर रहा था कि ये नौकरी मुझे ज़रूर मिलेगी। अब मैं जो भी पैसा कौड़ी था किराए भाड़े का, वो सब ले करके अब मैं उस शहर की तरफ चल पड़ा था। वहाँ पहुँचा तो इंटरव्यू के लिए वहाँ भीड़ लगी हुई थी। बहुत सारे लड़के इंटरव्यू देने के लिए आए थे। उनमें सीनियर मैं ही था। यह कि बाकी लोग कम उम्र का लड़के दिख रहे थे, शायद स्कूल से ही पढ़ाई ख़त्म करके वो सीधा नौकरी के लिए आए थे। सबसे उनमें सीनियर मैं ही लग रहा था। आखिरकार मेरा भी नंबर आया और मैं बिल्कुल सही इंटरव्यू दिया। जो भी उन्होंने सवाल पूछे उसका बिल्कुल सही सही जवाब दिया। अब बात आ गई थी, सीधा उन्होंने पूछा कि आप तो गाज़ियाबाद के रहने वाले हो, तो यहाँ पर कैसे आप रहोगे, क्या कैसे करोगे, जॉब कैसे करोगे। मैंने सीधा से बोला, साहब हम गाज़ियाबाद का ज़रूर हैं, अगर हमें ये जॉब मिलती है तो हम यहीं पर कोई किराए का कमरा लेकर के रहने लगेंगे अपनी पत्नी के साथ में। वो इंटरव्यू जो ले रहे थे साहब, वो खुश हुए और फिर बोले कि हम बताते हैं आपको, आप बाहर इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बहुत सारा इंटरव्यू अभी भी बाकी था। और इस चक्कर में शाम को करीब 7:30 का वक्त हो चुका था। अब सारे इंटरव्यू ख़त्म हो चुकी थी और जितने लड़के थे सब बाहर बैठे हुए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर सिलेक्शन किसका हुआ है, कौन इसमें आया है, कौन पिछड़ गया है। 8:30 बजे उन्होंने अनाउंस किया और उसमें पहले नंबर पर मेरा नाम था। मैं तो खुशी के मारे उछल चुका था, आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं 2 साल के बाद आज एक सही सा नौकरी पकड़ रहा था। मैं बिल्कुल खुश था और मैं अब खुशी को अपने परिवार के साथ में बांटना चाहता था। अब मैं जा कर के, मेरे पास तो उस टाइम में कोई फ़ोन वगैरह नहीं था। हाँ, मेरे घर में मेरे भाई साहब के पास ज़रूर फ़ोन था। और फिर मैं पीसीओ से जा कर के अपने घर पर खबर किया कि मुझे नौकरी मिल चुकी है। अब जो नौकरी हमें ज्वाइन करना था उसमें 15 दिन का वक्त हमें दिया गया था कि 15 दिन के अंदर में आप यहाँ पर सेटल हो जाओ, ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और ना कंपनी का कोई नुकसान हो। अब मुझे 15 दिन के अंदर में इस शहर में सेटल होना था और सब कुछ करना था। अब मैं सोच रहा था कि अब यहाँ रुक के क्या फ़ायदा, अब तो हम पास हो ही गए हैं, नौकरी हमें मिली गई है, तो अब अपने शहर चला जाए। लेकिन जब इस टाइम में जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तो बस मिली नहीं। बस जो थी निकल चुकी थी। अब बस कितने बजे तक आएगी कोई सही ढंग से नहीं बता रहा था। अब मैं सोचा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, रात तो हमें यहीं पर बितानी पड़ेगी। जब बस आएगी तो हम बस में बैठ जाएंगे। वहीं पर एक होटल था, खाना वाना खा करके अब मैं एक बेंच पर आराम करने लगा था। अब रात के करीब 11 बज चुके थे, लेकिन अभी तक हमारी तरफ की बस आई नहीं थी। मैं बस का ही इंतज़ार कर रहा था।
नींद तो मेरे आंखों पे चढ़ी हुई थी, लेकिन मैं बिल्कुल नींद को भगा रहा था कि कहीं बस आए और मैं सोता रह जाऊं, फिर बस निकल जाए। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद में भी झपकी तो मुझे आ गई थी। इसके बाद वही हुआ, वो बस आई और चली भी गई, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, जब नींद खुला तो मैं पूछा, जो आसपास में लोग थे तो कहने लगे बस तो काफ़ी देर हो गई चली गई हो। तो अब मैं बिल्कुल परेशान हो चुका था, मुझे हर हालत में अपने घर पहुंचना था ताकि बाकी का तैयारी करनी थी। मैं पूछने लगा कि अब हमें साधन कहाँ से मिल सकता है। कईयों ने कुछ कहा, कईयों ने बोला स्टेशन चले जाओ, लेकिन इस टाइम ट्रेन का कोई पता नहीं है। और एक ने जो सलाह दिया कि बेटा एक काम करो, बुजुर्ग आदमी था, तुम हाईवे पर चले जाओ और वहाँ पर रात में दूसरे शहर से जो बस आती है वो इस जगह पर नहीं आती, डायरेक्ट निकल जाती है, और वहाँ पर तुम जाकर खड़े हो जाओ, कोई ना कोई बस तुम्हें मिल जाएगी। और नहीं मिलती है तो ट्रक वगैरह भी चलती है, उसको भी तुम हाथ दोगे तो वो भी तुम्हें बिठा लेंगे, तो तुम निकल सकते हो इस शहर से। अब जो अंकल ने सलाह दिया था मैं उसी पर अमल करने लगा था और सीधा वहाँ से हाईवे पर निकल चुका था, जबकि हाईवे वहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। और रात के टाइम में जब हाईवे पर पहुँचा तो वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा था, जो वहाँ पर दुकानें थी सब बंद थी, कुछ भी वहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, ना लोग दिखाई दे रहे थे ना ट्रैफिक, बिल्कुल शांत था। और वो चाचा तो बोले थे कि वहाँ पर बसें चलती रहती है, ट्रक रात भर चलते हैं, तो कोई ना कोई साधन तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन मुझे अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैं अब तो आ गया था और वहाँ पर जो दो दुकानें थी सब बंद पड़ी थी, और वहाँ पर एक खाली बेंच था, और मैं वहाँ पर बैठ कर के इंतज़ार करने लगा। लेकिन बस तो आई, लेकिन वहाँ पर रुकी नहीं। मैं जाकर खड़ा भी हो गया, हाथ भी दिया, और ड्राइवर ने देखा भी, लेकिन ना जाने क्यों वो बस रुका नहीं, वो निकल गया। इस तरह करके 3 बस निकल चुकी थी। किसी ने भी जहमत नहीं किया कि बस को रोका जाए और मुझे बस के अंदर बिठा लिया जाए। देखते ज़रूर थे ड्राइवर मेरी तरफ में, और फिर वो बस को और स्पीड में कर देते थे। पता नहीं क्यों रोक नहीं रहे थे वो उस जगह पर। मैं अब समझ गया कि सारी रात हमारी तो ऐसे ही कटेगी, क्योंकि बस तो रुक नहीं रही है। अब मैं सोचने लगा कि चाचा ने बोला था कि ट्रक भी चलता रहता है, तो ट्रक वाले भी बिठा लेते हैं सवारी को। अब फिर मैं देखने लगा कि कोई ट्रक आए तो उसको हाथ दूं। अब रात का आधी रात से ऊपर का वक्त चल रहा था, सुनसान जगह हो चुकी थी, पहले ही थी। अब तो कोई साधन आता जाता भी नहीं दिख रहा था। 3 बस जाने के बाद में अब वहाँ पर कोई भी बस नहीं आ रही थी। हाँ, एक आध कार फराटे भर करके जरूर निकल जाती थी। अब कार वाले थोड़े मुझे बिठाएंगे। मैं अब रोड की साइड में खड़ा कोई भी साधन को, ट्रक का, बस का इंतज़ार कर रहा था, और तभी मुझे कुछ अपने पीछे आहट हुई। मैं देखा पलट करके तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन एहसास हुआ था कि मेरे पीछे में कोई खड़ा था। लेकिन उसी टाइम एक बस आती हुई दिखाई दी। अब मैं उस बस को रोकने का कोशिश करने लगा, हाथ देने लगा ताकि बस रोक दे कि हम बस में चढ़ जाएं। लेकिन वो बस वाला भी मुझे देखा और फिर वहाँ पर रुका नहीं, बस दौड़ाता हुआ चल गया। मैं अब निराश हो गया था, और तभी मेरे पीछे में फिर लगा कि कोई है। मैं इस बार मुड़ करके फिर देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था।
आहट हुई थी, किसी का होने का एहसास हुआ था, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ा था। लेकिन मैं भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, ना मानता ही था। तो मेरे दिमाग से वो बात निकल गई थी। मैं अगली गाड़ी का इंतज़ार करने लगा कि कोई भी गाड़ी आए तो फिर मैं रुकवाने की कोशिश करूँगा। और तभी मेरे पीछे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। एहसास हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। हाँ, मैं पलट करके देखा, लेकिन फिर भी मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस बार जो हाथ कंधे पर रखा था वो बिल्कुल एहसास था अच्छी तरह से कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था। अब मैं पलट करके देखा तो बिल्कुल कोई भी नहीं नजर आ रहा था। अब इस बार मेरे शरीर में वाकई डर पैदा हो चुका था। यह कि मैं अपने कंधों पर वह स्पर्श अच्छी तरह से महसूस किया था। ये तीसरी बार था जब मुझे एहसास हुआ था इस चीज का। मैं भूत प्रेत पर यकीन तो बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन एक डर तो अंदर में होता है, और वो डर उभर करके अब मेरे सामने आ चुका था। अब मैं वाकई में डर चुका था। मैं सोचने लगा था ऐसी ही बातें कि क्या जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था कोई भूत तो नहीं था। लोग बात कहते हैं कि भूत होता है, प्रेत होता है, चुड़ैल होता है, कहीं वही तो नहीं था इस सुनसान जगह पर। तभी कहीं ये बस वाले तो इसलिए नहीं रोक रहे हैं। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे थे। कहीं ये जगह हॉन्टेड तो नहीं है, तभी ये बस यहाँ पर रुक नहीं रही है, ना कोई साधन रुक रहा है। अब डर का तो आलम हो चुका था। शरीर में अलग ही कपकपी सी हो गई थी डर के मारे। तभी एक ट्रक वाला आता हुआ दिखा। अब मैं बिल्कुल हाथ दिया कि भाई रोक दे रोक दे। वो ट्रक वाला तो भगाता रहा, लेकिन उसका जो साइड में बैठा हुआ कंडक्टर कहने लगा कि भैया यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं रुकती है, क्या तुम्हें पता नहीं है। इसके बाद मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी कि वो आगे क्या बोला था, क्योंकि ट्रक चल रही थी और फिर तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अब मैं फिर निराश हो चुका था कि ट्रक वाले भी नहीं रोका, और फिर जैसे लगा कि मेरे सर पर किसी ने, बालों पर किसी ने हाथ फेरा है, और एक खुशबू सी महसूस हुई, जैसे कोई हमारे आसपास में लेडीज लड़की खड़ी हो, कि ऐसी ही खुशबू थी। अब मैं फिर मुड़ करके देखा, मुझे अभी भी कोई नजर नहीं आया, लेकिन किसी ने मेरे बालों को छुआ था। अब बिल्कुल मेरे पास में वो खुशबू आ रही थी, जैसे कोई मेरे साथ में ही कोई लड़की या औरत खड़ी हो। अब तो मुझे बिल्कुल इतना डर लग चुका था कि मैं सोचने लगा कि इस जगह से भागा जाए, और वही मैंने किया। उस जगह से मैं अब वापस वो छोटे बस अड्डा की तरफ जाने लगा जहाँ से मैं आया था। बस अभी रोड को एक साइड से बाएं से दाएं साइड में ही जा रहा था, और दाएं साइड पूरी तरह से पहुंचा भी नहीं था, और कहा जाए तो मैं बिल्कुल रोड पर ही था। और तभी किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। इतनी मजबूत ताकत थी उसके हाथ में, और लग रहा था कि मेरे हाथ के जो दबाव इतना पड़ा हुआ था जैसे मेरे हाथ की हड्डियां टूट जाएगी। और मैं उछल पड़ा था, डर के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका था, और कहा जाए तो मैं चिल्लाने लगा था डर के मारे कि कौन है भाई, कौन, किसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं इस तरह ही बात कर रहा था उस रात को, लेकिन अभी भी कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, खुशबू जरूर आ रही थी परफ्यूम की, जो लड़कियां लगाती थी। फिर वो ना देखने वाली शक्ति मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखी थी, अब मुझे उसी साइड में खींचती ले जाने लगी जिधर मैं बस का खड़ा इंतजार कर रहा था, कहा जाए तो बाईं साइड में। अब मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा, भाई
मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम, क्यों मुझे पकड़कर खींच रही हो, कौन हो तुम। वो दिखाई नहीं दे रही थी। बस महसूस हो रहा था जैसे मेरे आसपास में हो और वो मेरा हाथ को मजबूती से पकड़ रखी थी। खुशबू से मुझे बिल्कुल क्लियर पता लग रहा था कि मेरे पास में जो भी है वो लड़की है या औरत है। अब मुझे वो खींचे जा रही थी बाएं साइड में। अब बाएं साइड में आगे में एक खाली मैदान जैसा था और उसमें पेड़ पौधे सारे जंगली उगे हुए थे। उसका इरादा उस तरफ में ले जाने का था। वो इसलिए मुझे उस साइड में खींचती हुई लेके जा रही थी। हाँ, मैं चिल्लाए जा रहा था कि कोई हो तो मुझे बचाओ, कोई हो तो मुझे बचाओ। डरा हुआ था लेकिन अपनी जान की गुहार लगा रहा था कि कोई मुझे बचा ले। वहाँ पर दुकानें तो करीब थी लेकिन हर दुकान बंद थी। मुझे लग रहा था कि सारे दुकानदार उस जगह से शाम के टाइम में चले गए होंगे, क्योंकि एक भी दुकान मुझे खुली नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे चिल्लाने पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, कोई नहीं मुझे बचाने के लिए आ रहा था। अब जिसने भी मेरा हाथ पकड़ रखा था वो मुझे उस खाली मैदान की तरफ अब खींचने ही वाली थी। और तभी जो दुकानें सामने थी उनमें से एक दुकान खुली और एक लालटेन लिए हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला और चिल्लाते हुए कहने लगा, कौन है वहां पर, कौन चिल्ला रहा है, क्या हुआ है। अब जब मैं उस आवाज को सुना तो जैसे डूबते हुए आदमी को एक तिनके का सहारा होता है, वैसे ही मेरे साथ में हुआ था। अब मैं चिल्लाने लगा कि मैं यहां पर हूं, किसी ने मुझे पकड़ रखा है और मुझे खींचता हुआ उस साइड अंधेरे में लेके जा रहा है, आप आ जाइए, जल्दी से मुझे बचा लीजिए। मैं चिल्लाते हुए ये बात कहने लगा और वो लालटेन लिए हुए व्यक्ति अब हमारी तरफ चल पड़ा था। अब वो तेजी से दौड़ता हुआ कहा जाए तो सही होगा, और वो हमारे पास में पहुंच गया था लालटेन लिए हुए, और वो मेरे पास में आकर के खड़ा हो गया। मैं अपनी ताकत लगाए हुए था, पूरा जोर लगा रहा था कि जो भी मुझे खींच रहा है उससे मैं आगे ना जाऊं, अपने पैरों को जमीन पर टिकाए हुए था। लेकिन भूत की शक्ति के आगे मेरी ताकत कहाँ रुकने वाली थी, और मैं लगभग घसीट रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपना ताकत जमीन पर लगाए हुए था कि मैं इतनी आसानी से उसके साथ ना जाऊं। आज जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी लालटेन लेकर के पहुंचा, आप जैसे लगा कि मेरा कोई हाथ जो पकड़ रखा था, खींच रहा था, वो छोड़ दिया है। आप मुझे डर के मारे चक्कर सा आ गया था, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। अब मैं चकरा करके जमीन पर गिर पड़ा था। जब मैं गिर रहा था तो उस लालटेन लिए हुए जो बुजुर्ग आदमी था, जो दुकान थी जहाँ से निकला था वो मुझे संभालने लगा, कहने लगा, नौजवान शांत रहो, डरो मत, शांत रहो, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ, डरने की बात नहीं है। लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और मैं जमीन पर बैठ गया था। सर जैसे चकरा रहा था और डर के मारे दिल की हार्ट रेट तो वैसे ही बढ़ी हुई थी। और वो फिर मेरे हाथ पकड़ करके उठाने लगा, कहने लगा, नौजवान खड़े हो जाओ, आओ मेरे साथ में आओ। अब मैं उसका साहस देख करके मेरी भी साहस बढ़ा था। अब मैं उठकर खड़ा हुआ और उसके साथ चल पड़ा। एक खोखे जैसी दुकान थी, आगे खोखा था और पीछे में कच्चा झोपड़ी जैसा बनाया हुआ था, और उस झोपड़ी में मुझे ले करके गया। वहाँ पर अपने खाट वाट बिछा रखा था और वहाँ पर शायद ये सो रहा था, और वो कहने लगा कि आके मेरे पास में बैठो, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं होगा। तो आखिर ये मेरे साथ में क्या हो रहा था, लेकिन अभी पूछने का बिल्कुल उचित समय नहीं था। मैं तो ऐसे ही बिल्कुल डरा हुआ था कि ये सब मेरे साथ में पहली बार ऐसा अनुभव हुआ था। आज तक मेरे साथ में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि मैं भूत प्रेत पर
यकीन करो। अब वो बुजुर्ग मुझे साहस देने लगा कि अब डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम सुरक्षित हो। अब उसने पानी भी पिलाया। अब बोला कि तुम आराम करो। अब देखो बेटे, यहाँ से कोई बस नहीं मिलेगी, क्योंकि रात के टाइम में इस जगह बस वाले रोकते नहीं हैं। अब तुम्हें सुबह में ही बस मिलेगी। अभी तुम आराम करो और सुबह में बस पकड़ लेना, यहाँ जरूर तुम्हें बस मिल जाएगी। अब आराम काहे के लिए करने जाए, वैसे ही मेरी नींद हराम हुई पड़ी थी। और बाहर में ऐसा शोर सुनाई पड़ रहा था जैसे कोई रो रही हो। एक औरत की रोने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी। अब मैं उस बुजुर्ग से बोला कि अंकल देखिए, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, क्या वो वही भूत है जो मुझे पकड़ रखा था? वो बुजुर्ग कहने लगा कि हाँ, वो औरत ही है। अब फिर अपने आप कहने लगा कि बहुत साल पहले इस रोड पर एक दुर्घटना हुई थी और उसमें उस औरत का जान चली गई थी, और तब से वो प्रेत आत्मा बन चुकी है और इस रोड पर भटकती रहती है। जो भी अकेला इंसान दिखता है उस पर वो झपटती है, उस पर हमला करने की कोशिश करती है। अब मैं जब उसकी कहानी सुना तो मैं बिल्कुल डर चुका था। अब मुझे रात भर तो ऐसे ही नींद नहीं आई थी। जब सुबह हुआ तब थोड़ा और दिल में साहस आया था कि चलो अब बच गए, अब तो रात निकल गए। अब अंकल वो सोए हुए थे। अब मैं उनको उठा के बोला कि अंकल, आपने मेरी बहुत रक्षा की, आपने मुझे उस रात में मुझे बचाया, तो धन्यवाद अंकल जी। और वो अंकल कहने लगे कि बेटा अब तुम निकल जाओ, बस शायद यहाँ पर रोक देगी, जाओ। हाँ, फिर मैं वहाँ से चल दिया था। वो अंकल जो थे एक दुकानदार थे और वो अपनी दुकान वहीं लगाते थे। दिन में दुकान चलती थी और रात के टाइम में तो वहाँ कोई आता नहीं था, और फिर वो उसी दुकान में के पीछे जो झोपड़ी थी उसमें सो जाते थे। लेकिन वो एक गुणी थे, एक छोटा मोटा तांत्रिक थे, इसीलिए उनके पास में वो औरत बिल्कुल नहीं आती थी। इसीलिए मेरा उस रात को जान बच गई थी उन्हीं की वजह से। और उनके बदले में कोई दूसरा इंसान मुझे बचाने के लिए आता तो वो भी मेरे साथ में जरूर मारा जाता उस रात को। लेकिन वो जो अंकल थे गुणी थे और उनको तंत्र मंत्र आता था, और तभी तो उस रात मेरी जान बच पाई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।